एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की है कि लोगों में कुछ कन्फ्यूजन सी है। आज इन लॉकडाउन तो नहीं हो रहा, ये तो लोगों को पता है, लेकिन कौन से सेक्टर्स बंद हैं, कौन से जल्दी बंद होंगे, कौन से नहीं बंद होंगे, स्कूलों का क्या होगा, मार्केटिंग क्या जल्दी बंद होना शुरू हो जाएंगी, हफ्ते में क्या 6 दिन काम करने की इजाज़त होगी, 7 दिन। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए कि पहले जो लहर आई थी उसमें एहतियात बहुत ज़्यादा थी और ज़ाहिर है सॉर्ट ऑफ लॉकडाउन भी था, और अब जो लहर आई है उससे कितनी मुख्तलिफ है? क्या ये ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब लोग एहतियात उतनी नहीं बरत रहे जितनी पहले करते थे? बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक लहर का ताल्लुक है वो उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है जैसे पहली थी, और अभी तक जहाँ तक वायरस या जो बायोलॉजिक फैक्टर्स हैं उनको नजर में रखते हुए हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि ये ज्यादा या कम खतरनाक होगी। हम समझते हैं ये वही तबाही फेर सकती है जो पिछली वाली ने फेरी थी, एक बात। लेकिन आपके सवाल में एक बहुत अहम जो आपने खुद ही शामिल कर दिया वो ये कि जरासीम के अलावा भी तो फैक्टर्स होते हैं, मीनिंग हमारा बिहेवियर, मौसम, जो हमारी उस वक्त मेंटल स्टेट है कि हम उस चीज को कितना सीरियसली ले रहे हैं या नहीं, ये तमाम चीजें भी इसके ऊपर जाहिर असरअंदाज होंगी। मैं समझता हूं कि चूंकि अब हम लोग लेस सीरियसली ले रहे हैं इसको, और ऊपर से मौसम सर्दी का है जिसमें हमारी जो हडलिंग, सोशली हम ज्यादा क्लोज होते हैं, गहमा गहमी भी ज्यादा होती है, ये तमाम चीजें जो हैं इसको ज्यादा खतरनाक बनाने में अपना असर या अपना हाथ दिखा सकती हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि ये इंतहाई अहम बात इस वक्त की आ गई है कि हम अपना जो बिहेवियर है, जो अपनी मूवमेंट है, उसको अगर कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हम इस बीमारी को यहीं रोक सकते हैं या इसको बहुत स्लो या ब्लंट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये एक्सपेक्टेशन रखना आवाम से जो कि हमने ऑब्वियसली पूरा साल भी देखा, बड़ा अच्छा रहा एक्चुअली, बिकॉज दुनिया ने सराहा भी कि पाकिस्तान में उस तरह फैला नहीं कोरोना जिस तरह बाकी दुनिया में हुआ है। Wouldn't you say कि शायद लॉकडाउन डिस्पाइट ऑल इट्स अदर चैलेंजेस इज अ बेटर वे टू कंट्रोल रादर देन एक्सपेक्ट कि अवाम SOPs को फॉलो करेगी, और तो अवाम ऑलमोस्ट थक गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी वो वाला ही एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए जो इस समर में थी। बिल्कुल ठीक है ये बात कि आप वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जो इस समर में थी, क्योंकि वो ये समर है नहीं, वो एक गुजर चुका एक्सपीरियंस। उसके बाद लोगों के बिहेवियर, एक्शंस जो हैं वो अब उसके बेसिस के ऊपर मोल्ड हो गए हैं, तब्दील हो गए हैं, हमारी सोच तब्दील हो गई है। सो अब वो चीज एक्सपेक्ट करना कि जो समर में थी वो आज नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं। क्या रह जाती है हमारे पास, ऑप्शंस क्या रह जाती है? तो एक बात से मैं एग्री करता हूँ, वो ये कि ये सिर्फ अब अवाम पे छोड़ देना कि वो ये करेंगे या नहीं करेंगे काफी नहीं है। इस सिलसिले में जो पहला कदम हमने लिया वो सबसे जो रिस्कीएस्ट सेक्टर या रिस्कीएस्ट एक्टिविटी उसको नजर में रख के वो थी शादियां। उसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ वेरी ब्रीफली कि वो उस क्यों आखिर हम समझते हैं कि वो एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बनने का या इवेंट्स बनने का पोटेंशियल रखती हैं। शादी एक नहीं हो रही होती है एक वक्त पे, हजारों लाखों शादियां हो रही हैं सीजन में, जगह जगह हैं, हर एक में सैकड़ों, कई दफा हजारों लोग भी आ रहे होते हैं, वो घुल मिल रहे होते हैं, खुशी का माहौल होता है, मास्क खुल जाते हैं, खाना सर्व हो रहा होता है, गले लोग मिल रहे होते हैं, मुबारकबादें दे रहे होते हैं, हर कोई जाके दूल्हे को और दूल्हे के बाप को और दुल्हन और ये वो सबको मिल रहे हैं। तो हो ये रहा है कि ये मिक्सिंग हो रही है जो कि एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बीमारी के फैलाव से। तो इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले जिस चीज को टारगेट करना चाहिए बीमारी को स्लो करने के लिए वो ऐसी एक्टिविटी है। सो इसको आउटडोर ले गए, इसको इसकी तादाद में एक जिसे कहते हैं कैप लगा दिया, तो ये पहला अमल। दूसरी हमारी तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लियर रिकमेंडेशन थी अबाउट पब्लिक गैदरिंग्स एज वेल, क्योंकि वहाँ सैकड़ों में नहीं, वहाँ हजारों और हजारों में गैदरिंग होती है और नेचुरली जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं बीमारी के फैलाव का खतरा हो जाता है। उस पर भी हमने एक गाइडेंस इशू कर दी। प्राइम मिनिस्टर ने वॉलंटरली कहा कि हम अपना एक जलसा जो है तो प्लान था उसको कैंसिल कर रहे हैं या पोस्टपोन कर रहे हैं। हमने उसका भी खैर मकदम किया NCOC से कि भाई ये बहुत अच्छा स्टेप है, कम से कम हम एक पेज पे होंगे, हमें कोई ये नहीं कह सकेगा कि जी आपने एक चीज बंद कर दी और दूसरी नहीं की। अब अगला मामला आपने खुद ही जिक्र कर दिया, स्कूल्स।
या तालीमी इदारे। तालीमी इदारों में मजमूई तौर पे पाकिस्तान में 5 करोड़ 50 मिलियन नौजवान बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है और इसमें अब एक गुफ्तगू और कॉन्वर्सेशन मुशावरत जारी है। तमाम तर डेटा हम शेयर कर चुके हैं एजुकेशन मिनिस्ट्रीज के साथ और 23 तारीख को इंशाल्लाह इस पे एक फाइनल मीटिंग हो रही है जिसपे हम कुछ गुजारिशात जो हैं फिर सबके सामने कलेक्टिवली रख देंगे कि इसको टैकल करने के लिए हमने क्या करना है। तो अब तक तो ये वो चीजें हैं जो कि कॉन्क्रीट और वाजे हैं जिनका मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो कि हम जरा कंसर्न्ड है इस हवाले से, क्योंकि एक दो केसेस हमने पढ़े हैं अबाउट इट इन द न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, और अगर बाहर के मुल्कों में भी देखा जाए तो री इन्फेक्शन के केसेस भी कुछ सामने आए हैं। बास थ्योरीज से नेगेट भी कर रही हैं, तो हम आपसे पूछ लें, आपसे हम कंफर्म करना चाहते हैं कि एनसीओसी के सामने कोई री इन्फेक्शन की ऐसे कोई केसेस आए जिस पे कोई बात हुई हो? इसको बड़ा वाजे तौर पे समझें और ये मैं अब अपना थोड़ा यूं कहिए कि जो इन्फेक्शियस डिजीज, क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज डॉक्टर होने का हैट है वो पहन के आपको ये सामने रखता हूँ कि ये मसला है क्या। देखिए, जितनी वायरल इन्फेक्शंस हैं जिससे इम्यूनिटी आमतौर पे हासिल होती है, मिसाल देता हूँ चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्प्स, ठीक है, जो बचपन की जिनको हम वायरल एग्जांथम्स या वायरल इन्फेक्शंस बोलते थे, जो गुज़िश्ता दौर में तो आम था, हर बच्चे को तकरीबन होती थी, वो तो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन की वजह से कम हो गई, लेकिन हमारी जनरेशन की मिसाल के तौर पर ये रूटीन होती थी और जब एक दफा हो जाए तो आप इसको इम्यून हो जाते थे। लेकिन इक्का दुक्का बच्चा ऐसा होता था जिसको एक दफा इन्फेक्शन होने के बाद दोबारा होती थी। उसकी बहुत सी साइंटिफिक वजूहात हैं कि एक किसी ऑड इंडिविजुअल में 1000 में 1 में 100 में 1 में 10,000 में 1 में इन्फेक्शन दोबारा मुमकिन टेक्निकली स्पीकिंग होती या हो सकती थी इन बीमारियों में। अब कोरोना वायरस भी इसी नौयत की बीमारी है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो इसमें कोई अजब नहीं होगा कि कोई इक्का दुक्का परसेंट 1% या 0.1% या इससे भी कम लोग जो हैं उनको ये दोबारा इन्फेक्शन हो सके। उसकी टेक्निकल वजूहात हो सकती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, लेकिन अब इस प्रोग्राम में हम क्या उसकी बारीकी में जाए, लेकिन वो मुमकिन है। क्या उसकी कोई एपिडेमियोलॉजिक इंपॉर्टेंस है? मैं नहीं समझता। इस वक्त कोई ऐसी एविडेंस नहीं कि ये री इन्फेक्शन का मामला जो है हमारी एपिडेमिक को ड्राइव करेगा। वो एक्सेप्शनल केसेस इधर उधर जरूर हो सकते हैं और इस वक्त जितनी भी एविडेंस आ रही है वो कह रही है कि क्लिनिकल इन्फेक्शन के बाद कई महीने तक, बल्कि इससे लंबे अरसे तक सस्टेन्ड प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनिटी कायम रहेगी। तो ये जरूर होगा कि आपको कोई ना कोई शख्स मिल जाएगा और जहां सैकड़ों लाखों करोड़ों लोगों को दुनिया भर में इन्फेक्शन हो रही है, तो अगर आपको हैंडफुल 1000, 2000, इवन 5-10,000 लोग मिल जाते हैं, और इतने नहीं है एक्चुअली, इतने नहीं रिपोर्ट हुए, लेकिन अगर 10,000 लोग भी मिल जाते हैं तो वो अशरे अशीर क्या, वो अशरे अशीर का भी असर जो है अशीर जो है वो आपके पास है, उसका एपिडेमिक के फैलाव से आटे में नमक के बराबर या उससे भी कम प्रोबेबली मकदार होगी जिसमें इन्फेक्शन रिपोर्ट हुए हैं या हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फैसल, आपने हमें वक्त दिया, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई।